एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब निया बाहर खड़ा होता है, उसके हाथ में गर्मा गर्म बंस थे। निया कहता है कि जब सीईओ काम पर जा रहे थे तब उन्होंने रास्ते में बिकते हुए देखी और मुझसे कहा कि मैं ये आप तक पहुंचा दूं। वो आज शाम से पहले तो घर वापस नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझसे ये पहुंचाने के लिए कहा। इरेई सोचती है उसे कैसे पता है, मैं ये इन बंस को तो बिल्कुल मना नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे फेवरेट है। और वो निया से कहती है शुक्रिया, उसको बता देना कि मैंने इसे बहुत इंजॉय करा। वैसे तुम यहाँ पर आ गए हो तो क्या तुम साथ में बैठकर चाय पीना चाहोगे? और वो सोचती है कि इसे इस तरह से वापस भेज देना बहुत ज्यादा अजीब होगा। मुझे यकीन है कि यह अंदर आने से तो मना ही कर देगा, लेकिन उल्टा ही होता है। निया कहता है आप जब कह रही हैं तो मैं आकर चाय पी ही लेता हूँ। और इरेई को यकीन नहीं हो रहा था कि निया ने ऐसा कह दिया। निया कहता है अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं घर को देख सकता हूँ? इरेई कहती है हाँ क्यों नहीं, और वो सोचती है कि ये घर को देखकर क्या करेगा। फिर देखते हैं कि निया अपने सामने कुछ देखकर एकदम सदमे में चला गया था। उसके सामने वही डोरमैट था और वो कहता है कि इसकी ये हालत कैसे हुई? इरेई कहती है वो मैं इस पर गलत तरह से चढ़ गई थी इसलिए इस पर रिंकल पड़ गए। इरेई सोचती है अरे नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही शॉक हो गया। मुझे लगता है जितना दिखता है उससे ज्यादा सेंसिटिव है। निया कहता है कि आपको ऐसी चीजों से डर नहीं लगता है मिस इरेई? इरेई कहती है नहीं, इसका तो उल्टा है, मैं तो बहुत जल्दी ही डर जाती हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं हॉरर मूवी देख लेती हूँ तब भी लंबे समय तक मुझे डर लगता है। निया कहता है मेरा मतलब महसूस करने वाला डर, ना ही देखने वाला। उनकी शारीरिक बनावट जैसी भी हो, चाहे वो जितना भी ज्यादा हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन उसके होने से क्या महसूस होता है इस बात से फर्क पड़ता है। हमारे इंस्टिंक्ट ही हमें बता देते हैं कि हमें इस डिजास्टर से सरवाइव करना है और इतना ही जान लेने से हमारे दिमाग को चकनाचूर करना काफी है। मेरा कहने का यही मतलब था। इरेई कहती है मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। निया कहता अगर कम शब्दों में कहूँ तो डरावनी चीजें बहुत भयानक होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा शेप ली हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, जो कैरेक्टर इस वक्त इस डोर मैट में है उसके पास एक पूरे गैलेक्सी को खत्म करने की ताकत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना भद्दा दिखता है। आम लोग होंगे वो इससे बात करने से भी डर जाएंगे, लेकिन आप तो कम्प्लीटली ऐसी चीजों को इग्नोर कर दे रही हैं मिस इरेई। यहाँ तक कि सबसे बेवकूफ इंसान भी इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। इरेई सोचती है आखिर कहना क्या चाहता है, मेरे तो सब सर के ऊपर से जा रहा है। निया अपना चश्मा उतारता है और कहता है अगर एक और एग्जाम्पल दूं तो क्या आपको मेरी तरफ देखकर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? सिर्फ मेरे अपीयरेंस को छोड़कर उसके अलावा मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ। लेकिन इरेई को तो समझ ही नहीं आता, उसे तो निया एक आम सा आदमी नजर आ रहा था। और वो कहती है माफ करना, मुझे लगता है चाय बन गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। हम लोग साथ में चाय पीते हुए आराम से बैठकर बात करते हैं। फिर दोनों बैठे हुए थे और निया कहता है जो चीज ऊपर उठती है उसका अंत जरूर होता है, यही दुनिया का नियम है। इरेई सोचती है क्या ये इसी तरह अजीब बातें करता रहेगा, क्या इसे काम पर वापस नहीं जाना? निया कहता है लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि जन्म से लेकर अभी तक नहीं बदली है, ना ही वो कभी कमजोर हुआ, ना ही वो कभी गिरा, ना ही वो कभी खत्म हुआ, और इन सब के बजाय वो बस बढ़ता ही जा रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो कभी बदल नहीं सकती, जिसे बोलते हैं एंट्रोपी। और इरेई के दिमाग में घूमने लगता है एंट्रोपी एंट्रोपी। निया कहता है कि एंट्रोपी या तो बढ़ती है या फिर वहीं पर रुक जाती है, लेकिन वो कम नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एंट्रोपी एक सिस्टम है, वो बढ़ सकता है, रुक सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। और आज के वक्त एंट्रोपी लालच से फैल रही है और दुनिया को निकल रही है, और ये पूरा यूनिवर्स जिसका अंत नहीं होगा। और यूनिवर्स के अंत की इस दुनिया में जो चीज एकदम शांति से रुकी हुई है, लेकिन इरेई जिसके दिमाग में सब बस गोल गोल से घूमे जा रहा था। निया भी समझ जाता है कि इरेई को अभी तक समझ में नहीं आया है। वो चाय को गिराता है और कहता है एंट्रोपी मतलब एक गिरी हुई चाय खुद से इकट्ठा नहीं होगी। जिस तरह से इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो फिर से जवान नहीं हो सकता, और इसी तरह यूनिवर्स का अंत रोका नहीं जा सकता। रे कहती है एंट्रोपी को रोकने का या फिर इसे कम करने का कोई तरीका नहीं है। यह कहता है जितनी भी इंटेलिजेंस इस वक्त एग्जिस्ट करती है उसके लिए भी ये करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई घटना हो जाए तब ये पॉसिबल हो सकता है। एक ऐसी चीज जो कि किसी डर के बारे में कुछ नहीं जानती है, वो एंट्रोपी के मन को बदल सकती है और सब कुछ रिवर्स कर सकती है। उसके बाद शायद से इस यूनिवर्स का अंत
शांत होने से रुक जाए। इरेई सोचती है क्या एक ऐसी चीज जो कि एंट्रोपी का मन बदल दे एकदम किसी इंसान की तरह, और वो कहती है तब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसी घटना हो जाए। वैसे अब सीरियस बातें बहुत हो गई, चलो कुछ बन एंजॉय करते हैं। निया कहता है कि मुझे रेड बीन वाला दे दिएगा। इरेई कहती है अच्छा तुम रेड बीन लवर हो, और वो सोचती है कि इसको लगता है कि इतिहास के बारे में बात करना बहुत पसंद है। निया जो पेस्ट्री मांग रहा था, इरेई उसे रोकती है और कहती है कि वो शेप की सिर्फ एक ही बची हुई है। निया बड़बड़ाते हुए कहता है कि तो फिर मुझसे लेने के लिए क्यों कहा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, इरेई आसमान की तरफ देख रही थी और सोच रही थी आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मिस्टर निया जा चुके हैं तो शायद से मुझे जाकर बर्तन धोने चाहिए और शॉपिंग पर जाना चाहिए। फिर शॉपिंग पे जाने के बाद मैं हमारे लिए मैचिंग कपड़े खरीदूंगी और इवनिंग के बाद हम लोग साथ में बैठकर मूवी देखेंगे। लेकिन अचानक से उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है, उसके हाथ से चाय का कप गिरकर नीचे टूट जाता है। वो सोचती है कि ये अजीब सा एहसास कैसा, ये अचानक से ऐसा क्यों महसूस होने लगा। तभी उसे निया की बात याद आती है जब उसने कहा था आप ऐसे डर को एकदम इग्नोर कर रही हैं, और वो सोचती है कि इस वक्त मैं बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मिस कर रही हूँ। सच में नतीजे पर आने के बाद मैं फिर से ये सब कुछ सोचने लगी, और निया ने जो भी बातें उससे कही थी वो सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगती हैं कि अगर एंट्रोपी का मन नहीं बदला तो ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो इरेई सोचती है मुझे हमेशा से ऐसा ही महसूस हो रहा है, क्या मुझे एक बार चेक नहीं करना चाहिए। इस वक्त योहान भी घर पर नहीं है, क्या होगा अगर उस आदमी ने जो बातें कही हैं वो सच हो तो। योहान ने जो मुझे बातें बताई हैं शादी से पहले की, मेरी वो सारी यादें एकदम अलग हैं। रही कंपनी की बात तो जहाँ योहान ने कहा था मैं काम करती हूँ वहाँ की मेरी कोई याद नहीं है, लेकिन जहाँ पर मैं काम नहीं करती हूँ वहाँ की यादें मेरे पास साफ साफ है। उस वक्त योहान का चेहरा जब फ्लावर था तब मैंने छुआ था तो उसमें से मुझे खुशबू भी आ रही थी। अगर वो एक हेल्यूसिनेशन था तो फिर मुझे खुशबू क्यों आ रही थी। और जब मैं सोच रही हूँ तो उसकी शर्ट की वो कफलिंग जो कि अचानक से गायब हो गई थी, वो सिर्फ एप्लीकेशन ढूंढने गया था, उससे उसकी कफलिंग कैसे गायब हो सकती है। और रही उस रात की बात तो मुझे हॉरर मूवीज पसंद नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें देखती नहीं थी। तो फिर आखिर में इतने सारे अजीब मॉन्स्टरों को कैसे इमेजिन कर सकती हूँ। और जब भी मैं पुरानी याद के बारे में सोचती हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं, और अचानक से बैठे बैठे अपनी यादों में मैंने उसको गाली क्यों दी थी, ये सिर्फ कुछ घंटे पहले हुआ था। क्या होगा अगर निया ने जो भी कहा है वो सच हो तो। फिर नेक्स्ट सीन में वो एक बस में बैठी जा रही थी और सोच रही थी कि ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है, यहाँ की सड़कें, यहाँ की दुकानें, और वो बस जो कि हमेशा बहुत ज्यादा भरी हुई रहती थी जब मैं अपने काम पर जाती थी। ये सारी वो यादें हैं जो कि मेरे दिमाग में है। इसका मतलब वो सब कुछ सिर्फ मेरी इमेजिनेशन नहीं था, और ये एहसास मेरे अंदर से बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा पास्ट सेल्फ मुझसे फुसफुसा कर कुछ कहना चाहता है, जैसे कि कह रहा हो कि जो तुम्हारे सामने है तुम्हें उस पर शक करना चाहिए। अगर मैंने इस डोर का पीछा करा तो शायद मुझे कुछ पता चल जाए। इस पर यकीन करना मुश्किल है कि वो काइंड इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं इस बात को अभी बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी जब तक कि मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती, तब तक कि मैं उस इंसान पर शक करती रहूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। वो बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और सोचती है जहाँ पर मेरी बॉडी मुझे लेकर जा रही है मुझे वहीं पर जाना चाहिए। मुझे याद है कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं काम किया करती थी। मेरे ऑफिस में आकर एक लेडी से कहती है कि आप सियोन डेप्यूटी मैनेजर है ना। सियोन कहती है हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो। मुझे माफ कर देना, मुझे तुम याद नहीं हो, तुम बता सकती हो कि तुम कौन हो। इरे कहती है आप बता सकती हैं कि सीओ म्योंग यहाँ पर है। सियोन कहती है हाँ वो है, लेकिन क्या तुम पहले बताओगी कि तुम कौन हो। लेकिन इरे उनके ऑफिस की तरफ जाने लगती है और अंदर आकर कहती है हेलो मेरा नाम यू इरेई है। वो सीईओ पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। इरेई सोचती है ये वही आदमी है जिनको मैंने शहर में देखा था, और वो कहती है आप सीईओ म्योंग है ना, मैं इरेई हूँ, क्या आपको मैं याद नहीं। सीईओ कहते हैं कि तुम्हारा नाम जाना पहचाना लग रहा है लेकिन मुझे तुम याद नहीं हो। इरेई सोचती है कि जिस लुक से वो मुझे देख रहे हैं मानो मैं किसी और कंपनी से हूँ। कोई अपने एम्प्लॉय की तरफ इन नजरों से तो बिल्कुल नहीं देखता है, लेकिन इस सब में कोई सेंस नहीं बनता। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर काम करती थी, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं मैं सबका नाम जानती हूँ, तो ऐसा कैसे हो
सकता है इनमें से किसी को भी मैं याद नहीं हूँ। और वो सीईओ से कहती है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, कि आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वो सबका नाम लेती है और कहती है कि याद करो मैं इरेई हूँ, लेकिन उनके चेहरों पर साफ लिखा था कि वो इरेई को नहीं जानते हैं। इरेई दौड़कर वहां से जाने लगती है और सोचती है कि कुछ तो अजीब है, शायद से पहले ही मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, शायद से मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से कहकर मुझे कोई ड्रग दिया होगा, या फिर इसके बजाय शायद मेरी कोई ब्रेन सर्जरी हुई है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी सेंस नहीं बनता। मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मुझे घर चले जाना चाहिए? लेकिन क्या होगा अगर ये सच हो कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे झूठ बोला हो? तो नहीं, मुझे घर वापस जाना चाहिए और जाकर उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। जिस योहान को मैं जानती हूँ वो अपनी वाइफ को इस तरह से ट्रीट नहीं करेगा। मैं उस पर भरोसा करना चाहती हूँ, मैं उस आदमी पर भरोसा करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो घर वापस आ जाती है और योहान की बात याद करती है, जब उसने कहा था अगर शान अचानक से कहीं पर गायब हो जाए तो सरप्राइज ना होना, क्योंकि उसे छुपना पसंद है और उसे सनलाइट से नफरत है। अगर वो कहीं छुपा होगा तो इसका मतलब सो रहा होगा, उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। इरेई सोचती है रात में क्या अगर सुबह भी सनलाइट की रोशनी नहीं होती है तो वो सामने नहीं आता। मैंने अपने हस्बैंड को कभी भी शान को खाना खिलाते हुए नहीं देखा है। अभी जाकर मुझे वो जॉब एप्लीकेशन चेक करनी चाहिए जो कि उसने मुझे पहले दिखाई थी। वो जाकर हर तरफ एप्लीकेशन को ढूंढने लगती है। उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है जिसमें अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था जो कि इरेई को समझ में नहीं आता। इरेई सोचती है जिस डॉक्यूमेंट को मैं ढूंढ रही हूँ क्या वो यहाँ पर नहीं है। तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ती है जिसपे इरेई का नाम लिखा हुआ था। उस डायरी में लिखा था कि उसने क्या करा है और क्या खाया है। इरेई सोचती है कि रुको, ये तो मेरी हैंड राइटिंग है, लेकिन अगर ये मेरी डायरी है तो ये उसके पास क्या कर रही है। इरेई उस डायरी में कुछ लिखा देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसमें लिखा था कि मैंने एक मॉन्स्टर को स्कूल में देखा। जब मैं टीचर के ऑफिस में कुछ बुक्स रखने के लिए जा रही थी तब मैंने उसको देखा था। सर से नीचे की बात करे तो वो एक नॉर्मल इंसान दिख रहा था, लेकिन अगर उसके चेहरे की बात करे तो वहाँ पर बस एक ब्लैक होल सा कुछ था, और पता नहीं किस रीजन की वजह से सब लोग एकदम डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे थे। मुझे अचानक से रियलाइज हुआ अगर मैंने सबसे अलग तरह से बर्ताव करा तो फिर मैं अलग नजर आऊंगी, इसीलिए जैसे दूसरे लोग बर्ताव करते थे मैं भी वैसे ही बर्ताव कर रही थी। इसलिए मैं वहाँ से आराम से गुजर गई बिना ये दिखाए कि मुझे डर लग रहा है। मैंने घर आने के बाद उसके बारे में सर्च करा कि आखिर वो क्या चीज थी। अच्छी बात तो ये है कि मैं फर्स्ट ईयर में थी और वो मॉन्स्टर थर्ड ईयर में था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आगे मैं उससे ना टकराऊं। प्रेजेंट वाली इरेई सोचती है कि आखिर मैं किस मॉन्स्टर की बात कर रही हूँ। इरेई फिर से पढ़ना शुरू करती है कि मेरी दोस्त युंजू ने खिड़की के बाहर एक सीनियर लड़के को देखा जो कि अभी अभी ट्रांसफर हुआ था। उसने कहा था कि वो बहुत हैंडसम है, इसलिए मैंने भी खिड़की से बाहर देखा और मैंने देखा कि वो वही मॉन्स्टर था जिसके सर के ऊपर टेंटिकल्स थे। मैंने ऐसी चीज पहले नहीं देखी थी, तो मैं समझ गई ये वही ब्लैक होल वाला मॉन्स्टर है। और वो अपनी दोस्त पर चिल्ला कर कहती है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम्हें कहाँ से लग रहा है कि वो लड़का हैंडसम है? उसकी दोस्त कहती है हाँ वो तो बहुत हैंडसम है, अगर मैं उसकी जगह होती तो एक्टर बनने के लिए डेब्यू करती। इरेई बताती है अच्छा, तो सबकी नजरों में वो वैसा नजर आ रहा था, एक सेलिब्रिटी की तरह, लेकिन मैं किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलने दे सकती, क्योंकि आम तौर पर जो असलियत को देख लेते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। जब मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे ट्रांसफर कर दे किसी और स्कूल में, तो वो मेरे लिए परेशान हो गए और पूछने लगे क्या मुझे बुली करा जा रहा है। मेरा सच में दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने सच बताया तो कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, और अगर उस मॉन्स्टर को पता चला तो वो मुझे पकड़ लेगा। शायद से ऐसे तो मैं चीजें जाहिर कर दूं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भयानक बात हुई कि वो मॉन्स्टर मेरे क्लास में ट्रांसफर हो गया। एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के क्लासरूम में बैठा हुआ था और कोई भी इस बात से सवाल नहीं उठा रहा था, और मैं बस ऐसा दिखा रही थी कि मुझे डरना नहीं है। वो मॉन्स्टर मेरे बगल में बैठा था और बस मुझे घूरे जा रहा था। पहले तो मुझे अपनी पूरी बॉडी पर गूज़बम्प्स महसूस हो रहे थे। मैंने उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करी। जैसे ही बेल बजी मैं वहाँ से चली गई। शायद से मुझे अपने पेरेंट्स को बताना
चाहिए, लेकिन मैं उन्हें एक्सप्लेन कैसे करूंगी, और इसके अलावा क्या वो मेरी बात पर भरोसा करेंगे। और एक दिन अचानक उस मॉन्स्टर ने क्लासरूम में मुझे हाय करा। अब मैं ये और सहन नहीं कर सकती हूँ, मुझे स्कूल ट्रांसफर करने के बारे में कहना चाहिए। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे स्कूल में बुली करा जा रहा है, और मेरे पेरेंट्स स्कूल ट्रांसफर करने से एग्री हो गए और कहा जब तक कि मुझे नया स्कूल नहीं मिल जाता कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इससे मेरे स्कूल अटेंडेंस पर असर पड़ सकता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। ये सब कुछ एक सपना है, एक भयानक सपना। लेकिन अगली सुबह मेरे पेरेंट्स मुझे उठाने लगे जैसे कि रात में हमने जो बात करी थी वो कभी हुई ही नहीं। सुबह वो ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे कि सब कुछ ठीक है, और सबसे अजीब बात, वो मॉन्स्टर अचानक से मेरा बचपन का दोस्त बनकर दिखावा करने लगा। मेरी मॉम ने कहा कि हर रोज मैं योहान के साथ ही स्कूल जाती हूँ, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई है। मेरे पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं जबरदस्ती स्कूल जा रही थी, और उस मॉन्स्टर को मुझे ऐसा देखकर बहुत मजा आ रहा था। तभी योहान उससे कहता है कि तुम भागने की कोशिश कर रही हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। इरेई बताती है कि वो बास्टर्ड एक नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था। मैंने अपने पेरेंट्स से स्कूल ट्रांसफर करने की बहुत ज्यादा भीख मांगी और उनको ये भी बताने की कोशिश करी कि वो असल में कौन है, लेकिन अगली सुबह जब मैं उठती थी तो सब ऐसे गायब हो जाता था जैसे कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। और यहाँ तक कि मेरा स्कूल भी नॉर्मल नहीं रहा था, जैसा कि मानो सबने बहुत सारी सर्वाइवल मूवीज देख ली हैं। आज उस मॉन्स्टर ने सबको एक दूसरे को मारने के लिए कहा जब तक कि एक इंसान जिंदा ना बच जाए। और सबसे पहले मेरी दोस्त ने मुझे चाकू मारने की कोशिश करी, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी दोस्त के चाकू से ही उसे चाकू मार दिया। मेरा पूरा क्लासरूम लाशों से भर चुका था और वो गधा मुझसे ये सवाल पूछ रहा था, तो बताओ आखिरी सर्वाइवर बन के कैसा लग रहा है? मैंने अपनी दोस्त के चाकू को उठाया और उस मॉन्स्टर के बार बार मारती रही जब तक कि वो गिर नहीं गया। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई। मैं पूरी रात डरती रही इस बात से कि शायद कल पुलिस आ जाएगी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो डोरबेल बजी और ये जाहिर सी बात थी कि वो कौन था, मेरा सो कॉल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड। और मैं इस बात से अब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई कि मैं ये समझ गई थी कि इतना उससे छुटकारा पाने के लिए काफी नहीं है। और जैसा कि उम्मीद थी, जब मैं स्कूल वापस गई तो सब कुछ पहले जैसा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन आखिर कब तक ये सब कुछ रिपीट होने वाला है? आखिर मुझे इस आदमी से छुटकारा कब मिलेगा? नेक्स्ट सीन देखते हैं कि इरेई उस पर चिल्ला कर कहती है, आखिर तुमने ये क्या करा है? इरेई बताती है कि जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे पेरेंट्स अजीब तरह से डांस कर रहे थे। न्यूज के एंकर लोग, बाहर चलते लोग, यहाँ तक कि मेरा पूरा स्कूल यही कर रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं बस बोर हो रहा था, उसे बस मुझे इस तरह से परेशान करके बहुत मजा आ रहा था। योहान कहता है कि तुम्हें भी डांस करना चाहिए। इरेई कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तभी उसे कुछ एहसास होता है क्योंकि सारे क्लासमेट उसकी तरफ देख रहे थे। इस वजह से ना चाहते हुए भी उसे डांस करना पड़ता है और योहान जोर जोर से हंस रहा था। इरेई को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और वो सोचती है कि ये मॉन्स्टर हंस रहा है। मुझे लगता है मॉन्स्टर ने डिसाइड कर लिया है कि वो मुझे अपने एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करेगा। उस मॉन्स्टर के बारे में अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। पहली बात तो ये कि कोई भी इंसान उसे मार नहीं सकता है। दूसरी बात, वो टाइम, स्पेस और हर चीज में छेड़छाड़ कर सकता है। उसका चेहरा हर रोज बदलता है, उसकी कोई फिक्स फॉर्म नहीं है, एक शेपलेस मॉन्स्टर है। इसके बाद से 2 साल बीत गए, मुझे उसकी हर गेम की आदत हो गई, लेकिन आज का दिन बहुत भयानक था। आज मैं पूरी इंसानियत की दुश्मन बन गई थी और सब लोग मुझे मारना चाहते थे। मुझे पुलिस के हवाले करने से पहले उन आदमियों ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी। मुझे इस हेल में फेंकने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा था, मुझसे खुद को बचाने की भीख मांगो इरेई। इरेई सोचती है कि ये करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। जिस पल मैंने मौत को स्वीकार कर लिया तभी सबके चेहरे फट गए। और उसके बाद फिर से उस मॉन्स्टर ने मुझसे कहा कि तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी। और नेक्स्ट सीन में इरेई अपनी डायरी में बस उसके लिए गालियां लिख रही थी। और इरेई बताती है, फिर भयानक चीज ये हुई कि उसके बाद वो मॉन्स्टर मेरा ओल्डर ब्रदर बन गया। योहान कहता है कि अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से ज्यादा तुम अपने परिवार से मिलती हो। इरेई बताती है, डिस्गस्टिंग, वो सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल
नहीं था। वो हर सुबह मुझे उठाने के लिए आता था और हम सब साथ में बैठकर एक ही टेबल पर खाना खाते थे। और जब इतना काफी नहीं था तो वो और ज्यादा अजीब बन गया। सुबह जब मैं उठती थी तो कोई मेरे गाल खींच रहा होता था और वो वही था। उससे पहले उसने मेरी नाक पिंच करी थी और उससे भी पहले उसने मेरा सर सहलाया था। आखिरकार वो मुझे सुकून से क्यों नहीं सोने देता। जब भी मैं अपनी आंखें खोलती थी तो मैं खुद को एक नर्क में पाती थी। यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड मुझे डांटने लगे थे कि मैं उससे तमीज से बात नहीं करती। एक ही जगह थी जहाँ पर मैं सांस ले सकती थी, वो था मेरा बाथरूम। कम से कम ये अच्छी बात थी कि वो वहाँ पर नहीं आता था। लेकिन अगले दिन स्कूल में आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। मेरे क्लास के एक लड़के ने मुझे प्रपोज करा और देखते हैं कि उन दोनों को योहान देख रहा था। फिर इरेई बताती है कि मैं इतना ज्यादा चौंक गई थी कि मौके पर उसको जवाब नहीं दे पाई। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे उसे रिजेक्ट ही करना था, क्योंकि जिस हाल में मैं हूँ उस हाल में तो मैं बिल्कुल डेट नहीं कर सकती। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस गधे को तो दखल देना ही था। योहान आकर उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है कि ये लड़का बस तुम्हारे साथ सोना चाहता है। मैंने इसको अकेले में तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना था। तो बताओ इरेई, आखिर तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? इरेई घबराते हुए कहती है कि मैं कुछ नहीं करना चाहती। योहान कहता है अच्छा ऐसा क्या, और वो इरेई की आंखों के सामने उसे मार डालता है। इरेई कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? योहान कहता है पता नहीं किस रीजन की वजह से ये मुझे बहुत चिढ़ पैदा करवा रहा था। इरेई इतनी ज्यादा शॉक हो चुकी की थी कि उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो सोचने लगती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। अगर वो मुझे कन्फेस ना करता, नहीं अगर उसी वक्त मैं उसको रिजेक्ट कर देती तो वो मॉन्स्टर की नजरों में बिल्कुल भी नहीं आता। उस गधे ने मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को भी खराब कर दिया। उसके बाद 3 साल बीत गए। मेरे कॉलेज के सीनियर ने मुझे कन्फेस करा, लेकिन उसके बाद वो मारे गए। वो शुरुआत से मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। सच्चाई से कहूँ तो मैं भी उन्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करती थी, इसीलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि वो अभी मुझसे दूर रहे, क्योंकि इससे पहले जिसने भी मुझे कन्फेस करा था वो मर चुका था। लेकिन उसकी मौत तो पहले से भी ज्यादा भयानक थी। योहान कहता अगर तुम इसे इतना ज्यादा पसंद करती हो तो इसका सर भी अपने साथ लेती जाओ। खैर अगर तुम्हें नहीं चाहिए है तो भूल जाओ। इरेई सोचती है कि अगर मैं पहले वाली होती तो चीख पड़ती, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि वैसे भी वो मर चुका है। मैंने इतनी ज्यादा भयानक चीजें देखी हैं कि अब मुझे हैरानी नहीं होती। और अगले दिन लेक्चर हॉल के दौरान एक सीनियर दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे ऐसी चीजें क्यों दिखा रहा है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उस मॉन्स्टर को पसंद करती हूँ, लेकिन वो ये सब कुछ बस मुझे तोड़ने के लिए कर रहा है और ये बात मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। योहान कहता है कि तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में इरेई अपने घर पे थी और योहान उससे कहता है कि किसी को पसंद करने का मतलब क्या होता है। और इरेई ये सोच रही थी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं बस उसकी दुल्हन बनने वाली थी। इसके बारे में सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे उसके सामने ये बात उठानी ही नहीं चाहिए थी कि बहन भाई शादी नहीं कर सकते हैं। उसने बस अपनी एक चुटकी बजाई और ऐसी दुनिया बना दी जहाँ पर ऐसा मुमकिन हो सकता है। और ये करने से पहले वो बस आहा बोलता था, और जो मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग लगता था, बहुत घिनौना। इरेई के मॉम डैड कहते हैं कि पड़ोसियों के बच्चों की शादी हो चुकी है, तुम लोग शादी कब करोगे? लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि जब मैं उससे सब कुछ नॉर्मल करने के लिए कहती थी तो वो मेरी बात सुनता था। हो सकता है कि अब वो इस भाई बहन वाले खेल से भी थक चुका हो। पिछली रात मैं सड़क के ऊपर रो रही थी, तभी एक कैट मेरे पास आई। मैं पहले हिचकिचा रही थी, मुझे डर था कहीं ये अचानक से मॉन्स्टर बनकर मुझे काट ना ले। लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पल में मुझे बस एक सुकून और एक गर्माहट चाहिए थी। शुक्र की बात तो ये थी कि वो एक नॉर्मल कैट थी। वो मेरे आंसुओं को चाटने लगी, जैसे मुझसे कह रही हो कि मुझे रोना बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये देखकर मुझे और ज्यादा रोना आने लगा। लोग कहते हैं कि कैट्स की टंग बहुत रफ होती है, लेकिन मेरे लिए बहुत सॉफ्ट थी। मैंने उसको टाइटली हग कर लिया था, उसके गालों को खींच रही थी। वो बड़ी बड़ी प्यारी आंखें मेरी तरफ देख रही थी। तभी वहाँ पर योहान आता है और कहता है कि तुम क्यूट हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। इरेई बताती है ऐसा लग रहा था मानो
वो पूरे वक्त मुझे देख रहा था और अचानक से मेरे पीछे आ गया। उस मॉन्स्टर ने मेरा एक छोटा सा सुकून का पल भी बर्बाद कर दिया। आखिर उसने जो कहा था उसके कहने का मतलब क्या था? क्या वो मुझे इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि मैं उससे क्यूट लगती हूँ? आखिर मेरी जिंदगी ने यूं पासा क्यों पलट लिया? मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और अब मेरे पास जीने के लिए कोई भी रीजन नहीं था। मैं बिल्डिंग से कूद गई और ये उम्मीद कर रही थी अगर मेरी असली जिंदगी हो तो वो एक आम जिंदगी हो, ना कि इस तरह का कॉस्मिक हॉरर। एक ऐसी शान जिंदगी, भले ही वो बोरिंग क्यों ना हो, खुशहाल जिंदगी जिसमें मैं सुकून से जीऊं और सुकून से मर जाऊं और मेरे पास कोई ऐसा हो जो सच में मुझसे प्यार करे। और प्रेजेंट में इरेई सोचती है आखिरकार ये सब कुछ क्या है? जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया था तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था जहां पर मैं ऊपर से नीचे गिरी थी। क्या होगा अगर वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सुसाइड था? वो मॉन्स्टर जिसके चेहरे बदल जाते हैं और जिसके बारे में इस डायरी में लिखा हुआ है, इसका पूरा कनेक्शन मेरे हस्बैंड के साथ नजर आता है। उसने मुझे बताया था मेरी याददाश्त आने से पहले वो मुझे परेशान करता था। वो पजल के टुकड़े जो बिखरे हुए थे आखिरकार वो अपनी सही जगह पर आ रहे थे। तभी वहाँ पर योहान आकर उस बुक को उठा लेता है और कहता है कि इस छोटी बुक से तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। और इरे के मन में इस वक्त बस यही ख्याल आता है, एक मॉन्स्टर। वो उससे चिल्लाकर कहती है कि मेरे पास मत आना। और वो सोचती है डायरी पढ़ते पढ़ते इतना वक्त बीत गया कि मुझे पता ही नहीं चला। और वो योहान से कहती है कि मुझे अपने असली रंग दिखाओ। योहान कहता है कौन से असली रंग? मैं जैसा हूँ वैसा ही तुमको हमेशा दिखाता हूँ। इरे कहती है अगर तुम्हारा ये छोटा सा खेल खत्म हो गया है तो पहले की तरह मुझे परेशान करना शुरू कर दो जैसे कि तुम पहले किया करते थे। अगर तुम्हारा गोल था मुझे तकलीफ पहुंचाना तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए। योहान कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊंगा? तुम्हें याद नहीं है तुमने मुझसे वादा करा था कि तुम अब ये और नहीं करोगी। मुझे लगता है इस डायरी की वजह से तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। तुम इस डायरी की वजह से ऐसी एक्टिंग कर रही हो ना, लेकिन ये एक नॉवल है, एक ऐसी नॉवल जिसको तुमने एक डायरी के तौर पर लिखा था। जरा यहाँ पर देखो, तुम ये जब लिखा करती थी जब तुम्हें कॉस्मिक हॉरर की कहानियां बहुत पसंद थी। तुमने मुझसे इजाजत भी मांगी थी कि मैं तुम्हारा मॉडल बन जाऊं। इरे कहती है लेकिन जिस मॉन्स्टर की इसमें बात हो रही है उसका तुम्हारी ही तरह सिर्फ चेहरा बदलता है। अगर ये सब कुछ एक्सीडेंट से पहले हुआ है तो बताओ आखिर ये एकदम योहान की तरह क्यों है? योहान कहता है हो सकता है कि मेरा अपीयरेंस तुम्हारी इसी कहानी की इमेजिनेशन हो और मेरे पास इसको प्रूफ करने का एक और तरीका है कि ये डायरी नहीं बल्कि एक नॉवल है। तो यहाँ पर नोटबुक की प्रोडक्शन डेट भी लिखी हुई है। ये डायरी तब लिखी गई थी जब तुम हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गई थी, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने हाई स्कूल के टाइम पर इसे लिखा हो। अरे हाँ, इसको साबित करने का मेरे पास एक और सबूत है। नॉवल के अंदर तुम्हारे पेरेंट्स मर गए हैं लेकिन असलियत में वो अभी भी जिंदा हैं। इरे सोचती है क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरे पेरेंट्स जब सड़क को पार कर रहे थे एक ट्रक उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा था और उसके बाद लेकिन अचानक से इरे के दिमाग में सब कुछ ग्लिच होने लगता है। उसको याद आता है कि उसके पेरेंट्स नहीं मरे थे। शुक्र की बात थी कि ड्राइवर ने देख लिया था और उसने ट्रक को दूसरी तरफ मोड़ लिया था। तुम पागल हो चुकी हो इरे, आखिरकार तुम ऐसी चीज कैसे भूल सकती हो? इस पूरे वक्त मैंने उनको एक बार भी कॉल नहीं करा था। आखिर में इस पूरे वक्त उनके बारे में बिना सोचे कैसे रही? क्या ये मेमोरी लॉस की वजह से हुआ है? क्या ये आफ्टर इफेक्ट है? योहान कहता है कोई बात नहीं हनी, मैंने तुम्हारी मॉम को पहले ही कॉल कर लिया था। इरे कहती है कि आज मैं उस कंपनी में गई थी जहाँ पर मैं काम करती थी। तुम्हारी कंपनी में नहीं गई थी योहान, उस कंपनी में गई थी जहाँ की मेरी यादें थी और वो सच में एग्जिस्ट करती है। वहाँ के एम्प्लॉय और वहाँ के सीईओ, लेकिन बस इतना ही डिफरेंस था कि उनको मैं याद नहीं थी। योहान कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो नेक्स्ट ट्यूब, वो लोग यहाँ पर अपने वीडियोस अपलोड करते थे। जब तुम बोर होती थी तो उनके व्लॉग्स देखा करती, शायद इसी वजह से तुम कंफ्यूज हो गई। इरे सोचती है क्या नॉर्मल व्लॉग्स को देखकर मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि किसी और की कंपनी को अपना कंपनी समझ लिया। सीरियसली क्या ये सब कुछ सच में सच है? योहान कहता है कि हनी कैसा रहेगा कि इस हफ्ते हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए चले। इरे सोचती है कि यह आदमी इस पूरे वक्त में इससे सवाल कर रही थी, इसको गलत समझ रही थी, लेकिन गुस्सा होने
करने के बजाय इसने हर बार मुझे कंफर्ट करा और इस वक्त भी वो मुझे संभाल रहा है। हाँ, मुझे याद है मैंने अपनी डायरी में ये लिखा था, मेरी नेक्स्ट लाइफ होगी तो वो कोई कॉस्मिक हॉरर नहीं बल्कि एक आम जिंदगी हो। ये उसी तरह की जिंदगी है जिसकी मैं उम्मीद करा करती थी। अगर योहान जो कह रहा है वो सच है, अगर ये डायरी जो है वो बस एक नॉवल है जो मैंने लिखी है, शायद से फिर ये वही जिंदगी है जिसकी मैं उम्मीद करा करती थी। और जिस पल मुझे ये बात रियलाइज हो गई, पल से मेरे हस्बैंड का चेहरा मुझे फिर कभी एक मॉन्स्टर में नजर नहीं आया। वो कॉस्मिक हॉरर आखिरकार खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट सीन हम डायरी के आगे का वही वक्त देखते हैं जब इरई बिल्डिंग से कूद गई थी। वो नीचे पड़ी थी, उसके सर से खून निकल रहा था। तभी वहाँ पर योहान आता है। योहान सोचता है कितनी फिजूल बात है, क्या इससे सच में ऐसा लगता है कि ये इस बात का फैसला कर सकती है इसे मरना है या फिर जीना है। जब तुमने मॉन्स्टर से भागने की कोशिश करी, लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी, मैं था जिसने कि तुम्हारे लिए उस जमीन को सॉफ्ट कर दिया था। और जब तुम्हारे गले पर चाकू पड़ने की वजह से तुम्हारा गला कटने वाला था, तब मैं ही था वो जिसने की चाकू की धार को खत्म कर दिया था। वो रीजन के कैट तुम्हारे साथ इतना अच्छे से बर्ताव कर रही थी वो इसलिए नहीं था क्योंकि तुम स्पेशल थी, क्योंकि उस कैट को मैंने ही इस तरह से बनाया था। तुम एक इंसान हो जिसको इसी तरह से बनाया गया है, तो फिर इतना हंगामा क्यों? तुम इस तरह से दिखावा करती थी जैसे कि तुम्हें जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। अगर तुम सच में मरना चाहती हो तो फिर सच में मरने की कोशिश करो। ये जो नीचे पड़ी हुई थी वो धीमे धीमे बोल रही थी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और योहान सोचता है कि ये सब तुम्हारा ही खुद का फैसला था। तुमने मरने की बात करी और कूद पड़ी, तो फिर तुम शिकायत क्यों कर रही हो? तुम इतनी आवाज कर रही हो जैसे कि तुम चाहती हो कि मैं ये सुनूं, क्योंकि ये तुम्हारी पहली मौत थी इसलिए मैंने सोचा शायद ये मजेदार हो। अरे नहीं, आखिर मैं इस प्यास को कैसे भूल गया। वो एक लौती ऐसी शख्सियत है जिसने कि मेरे असली रूप को देखा। शुरुआत में जब मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता था, तब वो अनगिनत बार मौत को छूकर बाल बाल बची है। ऐसा नहीं है कि उनमें से इसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो बेचैन होती थी वो काफी ज्यादा मजेदार था। इस वजह से कभी कभी मैं उसको जानबूझकर परेशान करता था। शुरुआत में मैं इस बात का ध्यान रखता था कि वो मर ना जाए, लेकिन जब मैंने देखा कि वो सो नहीं रही है तो मैंने हालातों को संभाला। लेकिन उसके बावजूद वो स्ट्रगल करती रहती थी, लेकिन मैंने उसके साथ सॉफ्ट बिहेव करा। एक समय ऐसा आया जब उसे शायद ही कोई चोट लगती थी, फिर भी वो मुझ पर लगातार गुस्सा होती रहती थी। ये तो बहुत अनफेयर बात है, वो मुझे परेशान करती, मेरे गाल खींचती, ये सोच कर कि मैं बहुत प्यारा हूँ, भले ही वो मुझे पसंद आए या फिर नहीं। लेकिन जब मैं उसको छूता था तो वो बहुत ज्यादा डर जाती थी, जैसे कि किसी जहर ने उसे छू लिया हो। जब वो मुझे क्रीपी कहती थी तो सच कहूँ वो भी मुझे प्यारा लगता था, लेकिन फिर भी मुझे काफी चिढ़ मचती थी। तो क्या उसको ना छूना ही सही जवाब था? तो मैं दूर से ही उसे एडमायर करूँ और इस बात का ध्यान रखूँ कि कोई उसे छुए ना। मुझे नहीं पता आखिर मुझे उसके बारे में इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है। वो मैं हूँ जो कि अंत के प्यास के दर्द को भूल चुका हूँ। वो मैं हूँ जो कि फालतू चीजों की परवाह कर रहा है। वो इस वक्त मैं हूँ जो कि करंट टाइम लाइन में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी रियलिटीज, डायमेंशन और स्पेस टाइम देखे और मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मेरे जैसा मैं बस एक लौता हूँ। फिर वो इरे के बारे में सोचकर अपने मन में कहता है कि उसके जैसी बस एक लौती, और ये सोचकर वो कहता है कि चुप हो जाओ। जिस पल इरे ने उस बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाई थी, तब मैंने बहुत सारी टाइमलाइंस को देखा जो कि शाखाओं की तरह फैल रही थी और हर अलग दुनिया में मुझे अलग नाम से पुकारा जाता था। वो कहती थी बटलर, बेबी, मास्टर या फिर योर मैजेस्टी या आखिर में मॉन्स्टर। या तो सबसे बुरा, या तो सबसे अजीब, या तो सबसे आम। चाहे कोई सा भी केस क्यों ना हो, उनमें से कोई भी सही नहीं था। लेकिन आखिरकार मैंने बेस्ट टाइमलाइन ढूंढी ली। और ये सोचकर वो वही बात बोलता है जो हर मैजिक पर बोलता था, आहा। वो उसी जगह पर आता है जहाँ पर इरे बिल्डिंग से कूदकर जमीन पर पड़ी थी। योहान कहता है कि मैंने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है। मुझे लगता है कि जब तुम्हारी शिकायतों की बात आती है तो मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे चूज करोगी, एक ऐसी दुनिया जो कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। मैं जानता हूँ कि विश्वास अंत में तुम्हारी सोच को भी कुचल देगा और जिसके साथ तुम जिंदगी भर खुश रहोगी
वो सिर्फ मैं हूँ और इंसान इसे कहते हैं प्यार। तो इसी के साथ ये मानवा यहीं पर एंड हो जाती है। आई नो बहुत सारे लोग शॉक हो गए होंगे कि ये अचानक से कैसे एंड हो गई, क्योंकि ये एक स्वीट लव नहीं बल्कि एक डार्क लव की कहानी थी। खैर, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलती हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।